वेलकम बैक। मैं उमर दराज गोंदल आपसे जानना चाहूंगा कि इस वक्त ज़ाहिर है बेंच की तश्कील पे भी सवाल और उसके साथ साथ आर्टिकल 63 की नजरसानी के हवाले से, जजेस के नामों के हवाले से भी खतूत, ये सारा बैकग्राउंड आपके सामने। मैं जानना चाहता हूं, सीनियर प्यूनी जज को यह इस्तेहकाक हासिल है कि वो किसी भी मामले पर फुल कोर्ट बुला सकता है। इस सूरत हाल में क्या जस्टिस मंसूर अली शाह से आप तवक्को कर रहे हैं कि वो इस सदारती आर्डिनेंस के हवाले से फुल कोर्ट बुला सकते हैं? आर्टिकल 63 के हवाले से भी है, कमेटी भी है, वैसी सूरत हाल देख रहे हैं? अच्छा, मुझे इस चीज का नॉलेज सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के मुतालिक नहीं है। वो हमें राय साहब बेहतर गाइड कर सकते हैं कि क्या सीनियर जज को इख्तियार होता है कि नहीं होता। लेकिन असल बात यह है कि फुल कोर्ट बुलाई जाए या ना बुलाई जाए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपनी राय का इजहार जरूर करना चाहिए। वो विद इन कोर्ट करें, जो उनका प्रोसीजर है, कोई खत लिखें जिस तरीके से। उसकी वजह यह है कि ये जो बेंच बनाया गया है ये मजाक है। कैसे? किसी जज की जात से मसला किसी को भी नहीं है, नहीं अख्तर अफगान साहब को शामिल किया गया है या किसी और को शामिल किया गया है। असल बात यह है कि हम माजी में जो उमर, आपकी आवाज कट रही है, आपकी आवाज सही नहीं आ रही उमर। अब मेरे ख्याल में आप बोलिए। आवाज आ रही है? जी ठीक है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि माजी में इस तरह सुनते रहते जी, हम ख्याल जजेस होते हैं या हम ये कहते आए हैं जूनियर जजेस जो है। अब हर बार आप नईम अख्तर अफगान साहब को अमूमन हम देखते हैं कायद साहब की बेंच के अंदर। ये क्या वजह है? इसका बड़ा आसान सा तरीका ये था कि आप 5 सीनियर जजेस के ऊपर, जिसमें कायद साहब बैठ जाते, जिसमें जस्टिस मंसूर बैठ जाते, जिसमें जस्टिस मुनीब बैठते, जैसे याहिया अफरीदी बैठते और जस्टिस अमीनुद्दीन खान चले, अगर उस तरतीब से अगर आप जाते तो 5 जजेस को आप बैठाते, उसके बाद फैसला कर लेते। या फिर अगर आप देखें ना, अगर आपने जस्टिस मुनीब ने वो नहीं बैठे तो आपने जस्टिस याहिया अफरीदी को शामिल क्यों नहीं किया? आपने जस्टिस अतर मिनल्ला को शामिल क्यों नहीं किया? ये बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन असल बात ये है, जो आपने सवाल आपने उठाया था कि क्या जस्टिस मंसूर साहब जो है वो कोई ऐसा कदम उठाएंगे। मेरे ख्याल से वो एक मुहावरा सुनते हैं ना कि चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं है। हमारे तमाम फाजिल जज साहिबान को अब याद आ रहा होगा कि जब इलेक्शन वाला मामला आया था जस्टिस बंदयाल के दौर में, तो शायद सबका किसी और पलड़े में वजन था और लगता यही था कि शायद ये बंदयाल के साथ ही होगा। बंदयाल साहब तो चले गए, अब वही म्यूजिक सबको फेस करना पड़ रहा है। लेकिन ये कोई अच्छा मंजरनामा नहीं है कि इस वक्त जो आप आईनी तरमीम के नाम के ऊपर पाकिस्तान की अदलिया के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आप उसकी जो मर्जी जस्टिफिकेशन दें, आप उसको मिसाके जमहूरियत के पीछे छुपने की कोशिश करें। मैंने आज देखा कि आज बिलावल साहब को काफी ज्यादा वक्त मिला टीवी के ऊपर, शायद वो बयानिया बना रहे थे आईनी अदालत के हवाले से। जरूर बनाएं, अगर आपकी नेक नियति है तो इसको 25 अक्टूबर तक डिले करें, प्रोसेस होने दें, उसके बाद पता चलेगा कि आप वाकईतन इसमें नेक नीति के साथ जाना चाहते हैं। हो सकता है अपोजिशन की जमातें भी आपके साथ जो है वो शामिल हो जाए। फिर उसके बाद आज बुनियादी मुकदमा में एक शाबाश जरूर देना चाहता हूं अफजल हरीफाल साहब को, जो बलूचिस्तान बार के सदर है। जिस तरह उन्होंने तकरीर की है, उन्होंने पूरे केसेस के साथ पूरे मिसाके जमहूरियत के ऊपर बात की है। भाई, उसमें और भी बहुत सारे निकात हैं, आपने उसके ऊपर अमल दरामद क्यों नहीं किया? आप उसका जवाब देना। आप आईनी अदालत जाना चाहते हैं, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के पर काटना चाहते हैं, आप पाकिस्तान के लोगों के साथ उमर, इसमें खड़ी करना चाहते हैं। इसमें यकीनन आने वाले दिनों में मजीद भी होगा। बैरिस्टर अली जफर तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये बेंच उठ जाएगा, लेकिन बाहर ये देखना होगा। लेकिन दूसरी जानिब पोलिटिकल साइड पे हम बात करें, बानी पीटीआई से आज मुलाकात की है वज़ीर आला केपीके ने, और बहुत सी मुतजाद जो है वो बातें भी सामने आ रही हैं। बाज़ खबरों के मुताबिक तो जाहिर है उन्होंने कोशिश की है बानी पीटीआई को कायल करने की कि ये प्रोटेस्ट जो है वो कैंसिल किया जाए, लेकिन बहरहाल वो इस पे कायल नहीं हुए। तो अब क्या समझते हैं, क्या जो मुलाकात हुई, क्योंकि मीडिया से बात नहीं की अली अमीन गड्ढापुर साहब ने, क्या मुलाकात हुई, क्या बात हुई, क्या हिकमत अमली तय हुई? नहीं, जहां तक एहतजाज की बात है उसमें इमरान खान भी पीछे नहीं हटेंगे और पीटीआई खुद भी नहीं हटेगी। मुझे ये बताइए ना कि आज पंजाब के 6 जिलों के अंदर आपने दफा 144 लगाई है। आज नवाज शरीफ साहब वजीर आला हाउस के अंदर बैठे हुए थे, मरीम नवाज के साथ इजलास चेयर कर रहे थे, और आपने शुरू किया सुबह मियां वाली से, जहां आपने 7 दिन के लिए लगाए, 7 रेंजर्स कॉल की, फिर आप आए फैसलाबाद, बहावलपुर, इसी तरह करते करते आपने कहा जी टोपा टैक्सिंग में भी लगा दे, आपने कहा जी झंग में भी लगा दे, आपने कहा जी चिन्योट में भी लगा दे। मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई ने जो देखे, उनको हौसला कैसे मिला? उनको हौसला मिला इस्लामाबाद के जलसे से, उसका नतीजा लाहौर निकला, लाहौर से पिंडी, और पिंडी में उन्होंने कामयाबी से अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। ये बात इररेलेवेंट है कि अली अमीन गड्ढापुर पहुंचे या नहीं पहुंचे, पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। उनका जो मकसद था पॉलिटिकली वो पूरा हुआ, वो अपनी पॉलिटिकल स्पेस वापस गेन कर रहे हैं। वो कल एहतजाज करेंगे, और वो क्यों एहतजाज को कॉल ऑफ करेंगे? रही बात इस्लामाबाद के एहतजाज की,
تو جو موجودہ سینیریو ہے تو کیا سب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں؟ کیا تماشا دیکھیں؟ کوئی تو بولے کون ہے اس وقت جو رجسٹ کر رہا ہے؟ مجھے یہ بتائیے. مسلم لیگ نون کر رہی ہے, پیپلز پارٹی کر رہی ہے, وہ تو سب میں شریک جرم ہے. یہ جو ملک کے ساتھ ہو رہا ہے تو کم از کم اپوزیشن اس ملک میں کوئی دکھا تو رہا ہے, کوئی بات تو کر رہا ہے, کوئی باہر تو نکل رہا ہے. تو میرا اپوزیشن کا رول ان کو پلے کرنا چاہیے, ٹھیک ہے, اور پروٹیسٹ جو ہے وہ ظاہر جسٹیفائیڈ آپ کہہ رہے ہیں. لیکن بشارت راج صاحب, میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ ایک تو کل 2 اکتوبر کو بھی جلسے جلوس فیصل آباد, میاں والی, باولپور, وہاں پہ بھی دفعہ 144 نافذ ہو گئی, لیکن علی امین گنڈا پور اپنے ایم پی ایز کے ساتھ وہ یہاں پہ جلسہ کریں گے 4 اکتوبر کو ڈی چوک پہ. یہ شرائط ہیں, ایم این ایز ان میں شامل نہیں ہوں گے, یہ کہا جا رہا ہے. تو کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ ڈی چوک 4 اکتوبر؟ اچھا جی, ایک تو میں گونل صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے کہا جی کہ کیا پی ٹی آئی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے, وہ احتجاج اس وقت کون کر رہا ہے. اب دیکھیں یہ جو انہوں نے فل کورٹ کے حوالے سے مجھ پر سوال چھوڑا تھا. جسٹس منصور شاہ فل کورٹ بلا سکتے ہیں جی, سپریم کورٹ کے رولز کے مطابق ان کے پاس یہ اختیار ہے, وہ بلا سکتے ہیں, اور بلا کر وہ آرڈر بھی جاری کر سکتے ہیں, اور پھر وہ رولز طے بھی کر سکتے ہیں. پھر جو یہ آرڈیننس لایا گیا تھا جس میں سب کچھ جلدی سے کرنے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں گونل صاحب کے 25 اکتوبر کے بعد ان کی نیک نیتی ظاہر ہو. اور بھائی انہوں نے ملٹری کوڈ بنانی ہے یار, کون سی نیک نیتی ہے؟ قاضی صاحب اس جرم میں برابر کا شریک ہے. قاضی صاحب نہ ہوئے تو پھر کہاں سے وہ بنے گی, وہ آئینی ترمیم کیسے آئے گی؟ ان کی موجودگی میں یہ سارا کچھ ہونا بہت ضروری ہے. 25 اکتوبر کو وہ ویسے بھی ریٹائر ہو رہے ہیں, لیکن سر 25 تو لیٹ ہے نا. کل کیا جسٹس منصور شاہ سے توقع ہے کہ وہ بازی پلٹ؟ نہیں, وہ بالکل آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے جواب دیں گے. فل کورٹ کے حوالے سے جی میں وہی کہہ رہا ہوں, کل تو نہیں کریں گے, لیکن وہ آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے وہ ٹھوک بجا کے انہیں جواب دیں گے. اب یہ نہ کہیں کہ وہ بالکل خاموش رہیں گے. اچھا رہا سوال آپ کا کہ جی وہ ڈی چوک میں 4 اکتوبر ڈی چوک کا احتجاج, جی بالکل ان کا جس طرح پنڈی میں دیکھا ہوگا. ابھی میں دفتر میں پروگرام کے لیے آ رہا تھا تو فیض آباد سے لے کر یہ 0 پوائنٹ تک ہائی وے پر گاڑیوں کی دانوں اطراف جو لمبی قطاریں لگی ہوئی ہے, وہ کنٹینر ہی کنٹینر ہیں. فیض آباد مکمل طور پر بند کر دیا گیا, تمام داخلی راستے سے اسلام آباد کے بند کر دیے گئے. جس طرح پنڈی میں تمام داخلی راستے بند کیے گئے, اس کے باوجود پنڈی کی ضلعی قیادت نے, میں سمجھتا ہوں جو پاکستان تحریک انصاف کی ہے, اس احتجاج کو لیڈ کیا تھا, اور وہ احتجاج کامیاب ہوا تھا, اور زبردست قسم کا کامیاب ہوا تھا, اور بڑا اچھا امپیکٹ ہوا تھا. اور 4 اکتوبر کو یہ احتجاج کریں گے اور ڈی چوک جانے کی ضرور کوشش کریں گے. اچھا حکومت کیا کرتی ہے جی؟ حکومت یہ کرتی ہے کہ یہ احتجاج کی کال دیتے ہیں, حکومت شہر کو بند کر کے پورا ملک جام کر کے ان کو احتجاج کو پہلے ہی کامیاب کروا دیتے ہیں. مطلب جانا ہے وہاں جام کر کے ظاہر ہے لوگ پھر, ہاں جنہیں جانا ہے انہوں نے جانا ہے, جنہیں نہیں جانا نہیں جانا. اچھا اب تھوڑا سا میں سلمان صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا, ظاہر ہے اگر ایم این ایز نہیں ہیں, بیرسٹر گور بھی نہیں ہیں, عمر ایوب بھی نہیں ہیں, علی امین گنڈا پور نے ڈی چوک پہ یہ احتجاج کرنا ہے, یہ ٹاسک دیا گیا ہے, اور ظاہر ہے وہ بھی اس پہ پرعزم دکھائی دے رہے ہیں. کیا آپ دیکھ رہے ہیں بغیر لیڈر کے, یعنی کوئی بڑا لیڈر موجود نہیں ہوگا سوائے علی امین گنڈا پور کے, کیسا جلسہ ہوگا, کیسا احتجاج ہوگا؟ ویسا یہ احتجاج ہوگا جیسا راول پنڈی کے اندر ہوا. دیکھیں خان صاحب نے جو ہے نا وہ مائنڈ بنا لیا ہوا ہے, اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایجوٹیشن کی سیاست اب کرنی ہے. اس لیے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اگر وہ اندر بیٹھ کے ویٹ کریں گے اور گورنمنٹ کو وہ کرنے دیں گے جو گورنمنٹ کرنے پہ تلی ہوئی ہے, چاہے وہ کانسٹیٹیوشن ریفارمز کے حوالے سے ہو, ججز کی تعیناتی ہے, ان کی ایج کی لمٹ کے حوالے سے معاملات ہوں, یا دیگر معاملات ہوں, وہ جیل میں بیٹھ کے بہت زیادہ امپیکٹ نہیں ڈال سکتے. تو انہوں نے فل آن ہیڈ آن گورنمنٹ کو لینے کا جو ہے وہ فیصلہ کر لیا ہوا ہے. اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں تو پچھلے دنوں بھی بات ہو رہی تھی کہ بیرسٹر گور جو ہیں یہ بزدل آدمی ہے, یہ کچھ نہیں کر سکتا, یہ کوئی خاص جو ہے وہ شو نہیں پٹ اپ کر رہا, یہ اس طرح بڑھ کے نہیں مار رہا, تو اس کو فارغ کرو. تو خان صاحب اب یہ چاہتے ہیں, جس کی وجہ سے شروع کے اندر ہم ہمیشہ کہتے تھے کہ علی امین گنڈا پور کو جو ہے انہوں نے چوز کیا تھا, تاکہ جو ایجوٹیشن کی سیاست ہے, یہ جو مولا جٹ کلچر ہے, یہ قائم و دائم رہے. کہ وہ اسی ایک کر دیں گے, جلاؤ گھراؤ, لوگ مریں, خون بہے, کسی طریقے سے خان صاحب جیل سے باہر آ جائیں, کیونکہ جیل ان کو اندر تنگ کر رہی ہے. اور ہی نوز کہ ان کے پاس جو لیگل جو کوریج ہے یا جو لیگل کور ہے وہ بہت زیادہ شیلڈ اس کو نہیں کر سکیں گے, کیونکہ گورنمنٹ جس حساب سے یا مقتدرہ جس حوالے سے ان کو ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائی کرنے کے معاملات چل رہے ہیں, یا جو جنرل فیض حمید کے ساتھ ان کے تانے بانے ہیں, تو وہ لیگلی بہت زیادہ بیک فٹ کے اوپر ہیں. تو the only option that he has now is to go for full on education. اور یہ سارے ایجوکیشن چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا اسی وجہ سے
ठीक है, इसी वजह से आप समझते हैं कि ये उनको भी टास्क दिया गया। लेकिन आजम चौधरी साहब, एक तो अली अमीन गंडापुर, जाहिर है उनके अपने लोगों ने भी उनको तनकीद किया कि वो क्यों वापस चले गए। अच्छा, अब ये भी बात होती है कि जरूरी नहीं अली अमीन गंडापुर हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कारकुन है वो तो अपने बानी के नाम पर बाहर आता है। लेकिन अब ये टास्क डी चौक वाला हम बार बार इसलिए बात कर रहे हैं कि ये अली अमीन गंडापुर साहब को दिया गया है, एक सूबे के जाहिर है कि वजीर आला भी हैं, तो उनके हवाले से एक तो ये भी बता दिएगा। दूसरा, इस वक्त क्या सूरत हाल है फैसलाबाद में, मियांवाली में, बहावलपुर में? देखें, जो अभी भाई बात कर रहे थे रावलपिंडी वाले की, रावलपिंडी का जो एक कामयाब प्रोटेस्ट था, मैं समझता हूँ कि पीटीआई से ज्यादा उसमें हुकूमत का हाथ था उसको कामयाब करने के लिए। अब मीडिया के ऊपर पाबंदियां हैं कि मीडिया उसको दिखाएगा नहीं, लेकिन हुकूमती जो गुजरा थे वो सारा दिन बैठ के उसको प्रोपोगेट करते रहे, सारा दिन उसकी प्रमोशन करते रहे, और लोगों को पता चलता रहा कि वहां पे प्रोटेस्ट हो रहा है और कामयाब हो रहा है, जो इतने गुजरा शोर मचा रहे हैं। और सोशल मीडिया जो है वो तो मुसलसल दिखा रहा था। देखिए, वहां पे कोई लीडर नहीं था जो लीड कर रहा होता, लोग खुद निकले और हर इलाके के अंदर लोगों ने खुद ही उसको मैनेज किया और खुद अपने लीडर वो खुद ही थे। इसी तरह आप अगर बाकी अजला, जिस तरह फैसलाबाद और बाकी अजला की बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि पीटीआई के स्ट्रीट पावर उनके पास है, लेकिन उनके अंदर एक खौफ था जो रावलपिंडी के प्रोटेस्ट ने उनका खौफ खासी हद तक कम किया है। अब यहाँ पे आपको फिर उससे भी ज्यादा जोशीले यहाँ पे आपको एहतजाज नजर आएंगे, मियांवाली हो, फैसलाबाद हो, चाहे लाहौर हो, यहाँ पे भी लोग निकलेंगे, एहतजाज करेंगे, क्योंकि लोगों के अंदर इस वक्त पीटीआई से मोहब्बत से अलावा, ये नहीं है कि सारे पीटीआई की मोहब्बत में गिरफ्तार है, ऐसी बात नहीं है। उन्हें इस वक्त हुकूमत की जो पॉलिसीज है, हुकूमत ने जो उनका जीना दोबर कर दिया है, महंगाई है, बेरोजगारी है, महंगी बिजली, महंगी गैस, महंगा पेट्रोल, इन चीजों ने लोगों को इंतहाई परेशान कर दिया है। लोग अपने हकूक के लिए बाहर निकलना चाहते हैं और लोग, लेकिन आजम चौधरी साहब, ये स्कैटर्ड किस्म, यानी फैसलाबाद, मियांवाली, बहावलपुर, जाहिर है छोटे छोटे एहतजाज होंगे, डी चौक पे वज़ीर आला केपी के करेंगे, तो ये जो स्ट्रेटजी, ये हिकमत अमली बनाई गई है, आप क्या समझते हैं कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली आपके नज़दीक सियासी तौर पर दुरुस्त हिकमत अमली है, या एक ही जगह बड़ा जलसा करके तमाम लोगों को वहाँ इकट्ठा किया जाना दुरुस्त हिकमत अमली थी? मैं समझता हूँ कि सियासी तौर पर ये एक बहुत खौफनाक किस्म की हिकमत अमली है कि आप पूरे पाकिस्तान के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जलसा तो एक जगह पे किया जाता है, एक मखसूस टाइम पे किया जाता है, और जब हुकूमत पाबंदियां लगाती है, दफा 144 नाफज की जाती है, लोगों को रोका जाता है, तो वो प्रोटेस्ट कामयाब हो जाता है। अब जिस तरह हुकूमत ने पहले ही तमाम इजला के अंदर दफा 144 लगा दी है, लोग निकलेंगे। अगर यहाँ पे दफा 144 ना भी लगी हो, पीटीआई के खिलाफ तो वैसे भी मुकदमा दर्ज हो रहे हैं, वो चाहे 2 बंदे निकले चाहे ना भी निकले, घर में बैठे हो तो मुकदमा दर्ज हो जाते हैं। तो दफा 144 लगी भी होगी तो वो मुकदमा तो दर्ज होने ही होने हैं उनके ऊपर, तो इस चीज से फर्क नहीं पड़ता, बल्कि उनको फायदा पहुंचेगा। हुकूमत जितनी ज्यादा उनके सामने रुकावटें खड़ी करेगी, जितनी ज्यादा पाबंदियां लगाएगी, उतना ज्यादा उनको फायदा होगा। ठीक है, अब वही सूरत हाल है, और ये इस वजह से ये हिकमत अमली जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी तरतीब दी, वो ये प्ले कर रहे हैं पॉलिटिकली। आने वाले दिनों में इसके नतीजे देखेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। ब्रेक के बाद साथ रहिएगा।